नाजरीन, इस मौजूदा हुकूमत के ख़त्म होने में सिर्फ 39 या 40 घंटे बाकी रह चुके हैं, लेकिन 40 घंटे बाकी रह चुके हैं, इतना कम वक्त है, बट इसके बावजूद अभी तक लम्हा मौजूद की बात करें, अभी तक निगरान वज़ीर आज़म का ऐसा नाम ही फाइनल नहीं हुआ है। तो इस हवाले से बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं। हमने देखा गाहे व गाहे मुख्तलिफ वक्फ़ों के बाद मुख्तलिफ नाम आते रहे। पहले इसहाक डार साहब का नाम आया नून लीग की जानिब से, बट उस पर इतफाक नहीं हो सका। लेकिन अभी भी शनीद ये है कि इसहाक डार साहब भी हो सकते हैं, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम इसमें राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 1 या 2 दिन में, कल या परसों तक वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। और उन्होंने ये कहा है राना सनाउल्लाह ने कि ना इसहाक डार का नाम शामिल है इसमें और ना शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल है। यानी पहले वजाहत खबरें दे दी जाती है, खुद लीक कर दी जाती है मीडिया में कि इसहाक डार का नाम भी हो सकता है, और शायद जब मुशावरत नहीं हो पाती है, कोई उस पर मुत्तफिक नहीं हो पाता है, तो फिर एक बंदा आता है और स्टेटमेंट देता है कि भाई उनका नाम फलाने फलाने का नाम शामिल नहीं है। अच्छा जी, जो नाम अभी इसमें सामने आए हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख का नाम भी इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है। साबिक गवर्नर पंजाब है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा है फवाद साहब का नाम भी जो है इसमें सामने आ रहा है वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन अब अच्छा वजाहत, आपने एक चीज़ नोट की है कि जब ये रेस शुरू हुई थी निगरान वज़ीर आज़म की, तो नाम कुछ और थे और रेस ख़त्म होने तक नाम टोटली चेंज हो चुके हैं। अब कुर्रा फाल किसके नाम निकलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन अभी हमारे साथ दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, 39 या 40 घंटे सिर्फ रह चुके हैं, अभी तक किसी भी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक ना होना या उसका नाम सामने ना आना बहुत से सवालात को भी जन्म दे रहा है। आपको क्या लगता है नाम कौन सा हो सकता है और इतनी ताख़ीर की वजह क्या है? इत्तफाक नहीं हो पा रहा किसी नाम पर? पार्टियां होंगी, एक पार्टी में, एक ग्रुप में 13 पार्टीज हैं, फिर ऑपोजिशन ना होने के बराबर है। राजा रियाज साहब है जो आपको पता है कि वो भी टिकट की कैंडिडेट हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कितनी कंफ्यूजन इसलिए ख़ास तौर पर है कि एक बड़ा सिंपल लिखा हुआ है आइन के अंदर कि नॉन कंट्रोवर्शियल और नॉन पॉलिटिकल, ठीक है, इम्पार्शल, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हमारे अपने माइंड क्लियर नहीं है कि हमने कहीं ना कहीं कोई गलत बात करनी है या हमने इलेक्शन में कोई गड़बड़ करनी है, तो जिसकी वजह से फिर आप ये चाहते हैं कि हर एक चाहते हैं कि मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर आए, वो फिर आके कहीं ना कहीं सपोर्ट करे या इलेक्शन को आगे करना हो या टाइम पे कराने हो। ये चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही, जिसकी वजह से ये काफ़ी कंफ्यूजन हुई है। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कौम को अवाम में नहीं रखना चाहिए। दिस इज़ द इशू विद आवर पॉलिटिशियन कि आप अपने अवाम को हर चीज़ बड़े टाइम पर बताएं कि कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इलेक्शन की डेट कब है, इलेक्शन कब होने हैं। अभी तो आपने बता दिया कि एक डिजिटल जो है सेंसर है जिसकी वजह से अब नई हरकतबंदियाँ होंगी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए, या किसी सियासतदान को होना चाहिए या फिर कोई टेक्नोक्रेट? बिकॉज अभी खबरें ये भी आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज भी, उनका नाम भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट चॉइस। या सुप्रीम कोर्ट के जज हो वो बिल्कुल ठीक है, सही, या आपके साथ में टेक्नोक्रेट हो, नॉन कंट्रोवर्शियल, नॉन पॉलिटिकल, इम्पार्शियल होना चाहिए। बट आई पर्सनली थिंक वो पॉलिटिशियन जिसकी किसी पार्टी से एफिलिएशन हो वो नहीं होना चाहिए। जैसे शाकिब खान साहब का नाम आ रहा था, अब एक वो आपको पता है कि सिटिंग सेनेटर ऑफ PMLN और फिर अगर हमको लगाएंगे तो आप खुद पता चल जाएगा कि वो दैट्स आई एम श्योर कि पीपल पार्टी विल नॉट एग्री, दूसरी जमातें एग्री नहीं करेंगी। सो आप ऐसा लें नाम, न्यूट्रल नाम नहीं, आई एम श्योर कि अगर 9 आज या कल तक मेरे ख्याल में ये अनाउंस कर देगी, उनको ज़ाहिर है कि 9 को तो डिसॉल्व हो, 10 को न्यू जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये भी शनीद है कि IMF की जानिब से भी कोई नाम दिया जा रहा है और हतमी नाम वही होगा जिसकी मंजूरी IMF हमें देगा, क्योंकि मुआशी हालात आपके सामने हैं। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है? आखिर फाइनल ये कुर्रा फाल वज़ीर आज़म निगरान के लिए किसकी जानिब से मंजूरी होगी तो ये नाम सामने आएगा? आई थिंक IMF वर्ल्ड बैंक का तो नहीं होना चाहिए, नाम के इंटरफेरेंस होनी चाहिए। जब हमने उनसे मुआहदा किया है, BF इंश्योर कि हम मुआहदे के मुताबिक चलें प्रोग्राम के हिसाब से। सो सिलेक्टेड तो जाहिर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और अपोजिशन को मिलकर करना चाहिए, और इकोनॉमिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। दैट ही इज ऑल्सो कॉल्ड टेक्नोक्रेट। डिपेंड ये करता है कौन होगा। शेख हफीज़ शेख का नाम भी चल रहा था, फिर उसके बाद मियां मोहम्मद सुमरों का नाम भी चलता है, इस तरह के लोगों के नाम चल रहे हैं। अब देखना ये है कि किसको लेते हैं, बट रिटायर्ड जज हो या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हो,
जो किसी पार्टी से ना हो और वो बिल्कुल अच्छा एक बात ब्रिगेडियर साहब, कुछ इस तरह की खबरें भी तो आ रही है ना कि ज़्यादा देर तक हो सकता है निगरान सेटअप, प्रोलॉन्ग जा सकता है, तो हर पार्टी की कोशिश होगी कि हम वो लेकर आए निगरान वज़ीर आज़म जिनकी थोड़ी सी एफिलिएशन उनकी पार्टी के साथ हो। डेफिनेटली आपको बड़ा क्लियर बता दिया कि आई थिंक जो कॉमन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो पार्टी है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बैठ के ये फैसला तो कर लिया कि आपने नए डिजिटल कंसेंसस जो हैं उनके हिसाब से आपने इलेक्शन कराने नहीं नहीं होंगी, तो 4 से 6 महीने लग जाते हैं। दैट मीन्स अराउंड फरवरी मार्च में इलेक्शन होंगे। तो ज़ाहिर है हर पार्टी ये चाहेगी कि उनका एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो, और अगर वो वगैरह लग जाता है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। या हो सकता है कि ये अप्रेंड करने में शायद इलेक्शन और ज़्यादा लेट ना हो, और अगर उनकी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो फिर लेट इलेक्शन नहीं करेगा। हालांकि इलेक्शन करवाना रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का। इस केयर टेकर्स का काम, जो डेट चीफ इलेक्शन कमीशन दे देता है, केयर टेकर का काम होता है कि उस पर इलेक्शन कराना फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट। दैट इज द टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इतलात और खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि निगरान सेटअप जो है इसको प्रोलॉन्ग किया जा सकता है फेब या मार्च तक, क्योंकि आगे सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके हवाले से वहाँ पर नए लोग आएंगे और उसके बाद फिर आगे सदर का इंतखाब होगा, नया सदर भी आएगा। तो ये भी शनीद है कि जानबूझ के भी इसको डिले किया जा सकता है इन चीज़ों को सामने रखते हुए। नहीं, वो मैंने अभी आपको बताया ना कि वो जो अभी आपने CCI में मीटिंग में जिसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि नए जो सेंसेस हैं उनके मुताबिक होगा, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 4 से 6 महीने लग जाएंगे। दैट मीन्स इट हैपन टू बी फरवरी मार्च। अब तो बड़ा क्लियर हो रही है बात। तो आई थिंक अब वो ज़्यादा पार्टी चाहती है कि फिर उनका ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आए जिनको उनसे एफिलिएशन हो, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो भी नाम सामने आए हैं उसमें आपको क्या लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कौन सा नाम फाइनल हो सकता है और वो सूटेबल भी होगा? लेकिन नाम टेक्नोक्रेट का होना चाहिए, या हाई कोर्ट के जज का, सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम आ रहा है, ही शुड बहुत सूटेबल होना चाहिए। अगर उनकी लीडर ऑफ ऑपोजिशन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो भी किसी पार्टी के एफिलिएटेड हो। ये देखना होता है कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, इम्पार्शियल। लेकिन सर हमने तो देखा है जो टेक्नोक्रेट्स हैं, असल तो सवाल उनकी इम्पार्शियलिटी का है। पंजाब में भी टेक्नोक्रेट की हुकूमत है, लेकिन आप देख लें आपके सामने है, इसको मेक श्योर करना कितना अहम चीज़ है कि जो भी नया सेटअप आएगा वो बिल्कुल इम्पार्शियल हो, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हो या कोई पॉलिटिकल सेटअप से उनका ताल्लुक हो। जनरली जब नाम आता है तो हर एक को पता होता है कि इसकी पॉपुलेशन किसके साथ। बिल्कुल। 3 नाम जब गवर्नमेंट देती है, 3 अपोजिशन देती है, तो वो उसमें क्लियर हो जाता है कि इन 6 में से हु इज अ पर्सन जो परफेक्ट है। और उसके बाद अगर आपस में इनका इख्तलाफ होता है लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट के लीडर का, तो फिर ये पार्लिमानी के पास चला जाता है, वहाँ पर दोबारा फैसला होता है। अगर वहाँ भी फैसला नहीं होता तो फिर इन 6 नामों में से ऑटोमेटिकली इलेक्शन एक का नाम चुन लेते हैं, दैट इज द फाइनल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, निगरान सेटअप की क्या जिम्मेदारियां होती हैं और क्या क्या उनके पास इख्तियारात होते हैं, इस हवाले से भी ज़रा थोड़ा सा बताएगा। इसमें बेसिकली तो उनका काम होता है कि रूटीन के काम जो होते हैं, नॉट वेरी पॉलिसी डिसीजन, रूटीन के काम जो चल रहे होते हैं वो आपने डे टू डे काम करना होता है। पर हर पार्टी को अपने बराबर समझ किसी को फेवर नहीं देनी होती। लेकिन अंडर दी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स के लिए आई थिंक इसलिए जो अभी केयर टेकर्स आ रहे हैं इनको थोड़ी सी उन्हें पावर असेंबली ने ज़्यादा दी है कि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपने देखा होगा स्पेशल फैसिलिटेशन, वो एक नया कॉन्फ्रेंस बन गई है, आपने देखा होगा कि वो जिसको हम सिम्स कहते हैं, और इसी तरीके से एक लिम्स बनाया गया, लैंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने नया बनाया। तो इन दोनों के अंदर वो ये बताते हैं कि शायद अगर ये 6 महीने चले तो बजाय कि हम काम रोक दें, लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आनी है बाहर से, सऊदी अरब भी कर रहे हैं, UAE कर रही है और बहुत ममालिक कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कहीं डिले ना हो। लेकिन ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल आपने सर वजह फरमाया, लेकिन सर ये एक थोड़ा सा अलमिया भी है हमारी सियासत का कि यहाँ पर चाहे टेक्नोक्रेट सेटअप हो या कोई निगरान सेटअप के लिए, वहाँ पर जिसको भी मुंतखब किया जाता है CM निगरान CM के लिए या निगरान PM के लिए, सर उसकी इम्पार्शियलिटी को देखकर तो नहीं उसको मुंतखब किया जाता। जिस तरह आपने भी कहा उसकी वफादारियाँ देखी जाती हैं, उसकी एफिलिएशन देखी जाती है। इससे तो निगरान सेटअप का मकसद ही बिल्कुल फोत हो जाता है, वरना बाकी ममालिक में भारत हमारा हमसाया मुल्क है,
वहाँ पर निगरान सेटअप नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो भी मौजूदा सेटअप होता है वही इलेक्शंस करवाता है, और इलेक्शंस होते हैं तमाम पार्टीज उनके रिजल्ट्स को भी कबूल करती हैं। देखिए, वजह यह है कि हमें अपने सिस्टम का पता ना, आपके सामने निगरान सेटअप कराने के लिए कितनी तगोदौड़ की जा रही है, हर एक तरह के निगरान लोग। इसीलिए पाकिस्तान के आइन में डाला गया था कि आप जो नई जो हुकूमत होगी वो चली जाएगी, निगरान सेटअप आएगा, इम्पार्शल आएगा, नॉन कंट्रोवर्शियल आएगा और वो इलेक्शन कराएगा, ताकि कोई एतराज़ ना हो। लेकिन स्टिल यही बात की जा रही है। मैं तो ऑनेस्टली आई फील कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन और गवर्नमेंट का होना ही चाहिए। ये एक जुडिशल कमीशन के थ्रू नया केयरटेकर लाए जो बिल्कुल इम्पार्शल हो, जिसकी किसी की ऑब्लिगेशन, अगर लीडर ऑपोजिशन नॉमिनेट करता है उसका हो जाता है, लेकिन सर उसके बावजूद भी अगर उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठते हैं, उसके मकसद तो इस निगरान सेटअप की तश्कील का, आइन के अंदर इसके वजूद का तो यही था ना कि इम्पार्शियलिटी जो है वो मेंटेन रह सके, कोई ऐसा सेटअप है जिस पर तमाम का इत्तफाक हो। लेकिन सर उसके बावजूद भी उसके ऊपर से सवालात होते हैं, सवालात उठते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर, उनकी वफादारियों पर। बाकी ममालिक में मैंने वही बात की सर, भारत है, दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पर जो भी मौजूदा सियासी सेटअप होता है उसी की ज़ेर निगरानी, उसी के अंडर इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट भी काबिल कबूल होते हैं। जब इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, निगरान सेटअप को लाने के बावजूद भी लोगों की या अपोजिशंस के सवालात वही रहते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके ट्रस्ट फैक्टर्स रहते हैं, तो फिर भी सुनाई देगी। बिल्कुल, तो फिर तो सर इसका मकसद ही फौत हो जाता है। देखिए, इसमें यही हमारे पॉलिटिकल की डायकोटमी है कि इसमें हम अपनी रेपुटेशन को नहीं समझते, हम सिर्फ अपने आप पर्सनल और पार्टी बेनिफिट को देखते हैं। अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देखेंगे, पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन को देखेंगे, दुनिया के ऑब्जर्वर्स आते हैं पाकिस्तान में बाहर से, वो आके इसको मॉनिटर करते हैं। अगर हमें अपनी इन चीज़ों का ख्याल हो तो हम बिल्कुल इम्पार्शियल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें ज़ाती पार्टी इंटरेस्ट के अलावा पाकिस्तान की किसी को परवाह नहीं। नोबडी पोस्ट व्हाट इज पाकिस्तान के इंप्रेशन के ज़्यादा वर्ड के अंदर। इसीलिए केयरटेकर रखे गए थे कि जी पाकिस्तान में हमारे पॉलिटिशियन इस काबिल ही नहीं है कि वो एक इम्पार्शियल, बिल्कुल फेयर एंड फ्री वो आप सिलेक्ट कर सकें केयरटेकर में प्राइम मिनिस्टर को। सो आई थिंक बिग लेसन कि अभी तक ये जो कर रहे हैं उससे फर्क बेसिकली देखें, काम है इलेक्शन कमीशन ने काम करवाना है और केयर टेकर ने उनको तमाम एनवायरनमेंट देनी है कि उसमें आपने फौज देनी है, आपने टैक्सी देनी है, अपने रेंजर देने, ये सब। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवासा हमारे साथ मौजूद थे। शुक्रिया आपके वक्त का।